हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी हब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 6 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि डीएवी क्लास 8 के लिए है। तो ये हिंदी अभ्यास के लिए है। और एक बात कि कंप्यूटर के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कंप्यूटर के हैंड्स ऑन और एक्टिविटी के लिए। तो उसके लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है उसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए ये चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये जो दिया हुआ है आपको 6 लाइन, इसमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखने हैं यहाँ पे। तो व्यक्तिवाचक का आंसर हो जाएगा गांधी जी, छगनलाल और कस्तूरबा। जातिवाचक का आपका आंसर हो जाएगा मेज, कुर्सी और ईश्वर। जो ऊपर दिया हुआ है मैं उसी से बता रहा हूँ, वहीं आपको लिखना भी है। और उसके बाद भाववाचक का हो जाएगा सेवा और खुशी और शक्ति। ओके, आपका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपका दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा किस किस चीज़ के होते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो आप लोगों ने देखा है किसी भी चीज़ का, तो वो किस किस चीज़ का भाववाचक होता है। जातिवाचक संज्ञा का हम लोग भाववाचक बनाते हैं, सर्वनाम का हम लोग भाववाचक बनाते हैं, विशेषण का बनाते हैं, क्रिया का बनाते हैं और अव्यय का बनाते हैं। ये सब कैसे बनता है ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, गुरु का गुरुता, यहाँ पे दिया हुआ है बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, पंडित का पंडित्व, कवि का कवित्व और ठग का ठगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है किससे, सर्वनाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाना है विशेषण से। और उसके बाद 6 में आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है क्रिया से यहाँ पर। और उसके बाद आपको अव्यय से बनाना है भाववाचक संज्ञा। तो इससे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था, कि भाववाचक संज्ञा इन सारे चीज़ों से बनता है। ठीक है, मम का यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि पहले से, स्व, स्व का हो जाएगा आपका स्वत्व, ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है अपना, अपना का हो जाएगा आपका अपनापन और अपनत्व। उसके बाद है निज, तो हो जाएगा आपका निजता, आपका दिया हुआ है आपा। सर्व का हो जाएगा आपका सर्वस्व। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको विशेषण का भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका नम्र से, तो ये एक विशेषण है। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नम्र व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, इसका विशेष से हो जाएगा और नम्र इसका विशेषण हो जाएगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुका है पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नम्रता। और उसके बाद ख का आंसर हो जाएगा मोटा का मोटापा। उसके बाद भयानक का आंसर हो जाएगा भयावह। मीठा का आंसर हो जाएगा मिठास। लाल का हो जाएगा लालिमा। और हरा का हो जाएगा हरापन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको क्रिया का बनाना है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो गिरना एक क्रिया है, तो इसका हो जाएगा गिरावट। उसके बाद है कमाना, कमाई। थकना, थकावट। चलना, चाल। चमकना, चमक या चमकीला, वैसे आप चमक लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद है सजाना, सजावट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अव्यय शब्द दिया हुआ है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो पहला का आंसर आपका दिया हुआ है धिक्कार। दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका निकटता। तीसरे का आंसर भीतर का भीतरी। उसके बाद नीचे का निचला। मना का मनाही। और उसके बाद शीघ्र का शीघ्रता हो जाएगा आपका आंसर। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इस साइड में, तो इससे जो शब्द से ये भाववाचक संज्ञा बना हुआ है उस पर घेरा लगाना है। ठीक है, जैसे कि शिशुता जो है वो शिशु से बना हुआ है, मतलब शिशु का भाववाचक संज्ञा शिशुता होता है। तो यही आपको बताना है कि गौरव का क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गौरव का गर्व। उसके बाद बंधुत्व का बंधु। दानवता का दानव। पशुत्व का पशु। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें एक आपका भाववाचक संज्ञा है और 2 आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो जो भाववाचक संज्ञा उस पर आपको घेरा लगाना है। तो इसमें आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, इसमें आपका विद्वता हो जाएगा, तीसरे में आपका वैधत्व हो जाएगा, उसके बाद आपका ऐश्वर्य हो जाएगा और उसके बाद आपका पुरुषत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपका क्या है, यहाँ पे आपको कोष्ठक में दिया हुआ है कुछ शब्द, इसका आपका भाववाचक शब्द यहाँ पर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो उड़ना का क्या होता है आपका भाववाचक उड़ान, उसके बाद भक्त का भक्ति, रहना सहना रहन सहन, व्यक्ति का व्यक्तित्व और दीन का आपका हो जाएगा दीनता। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये तो वैसे आपको खुद से करना है, लेकिन तब भी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका ये अपठित गद्यांश में से पढ़कर बताना है आंसर। तो अहमद विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, आगे देखते हैं। अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था। अहमद के पिताजी ने उसे यह समझाया था कि बाजार की मिठाइयाँ जिसमें जिसमें मक्खियाँ बैठती है उसे मत खाया करो। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग का देखते हैं, अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता। अहमद अगर बीमार ना होता तो वह वार्षिक खेल कूद कार्यक्रम में अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट खेलता और सभी उसकी प्रशंसा करते, यानी कि अच्छा प्लेयर था इसीलिए। उसके बाद देखते हैं, स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पर अब बताना है कि स्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है और अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जीवन कैसा होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का हर क्षण उल्लास से भरा हुआ होता है और मन प्रसन्न रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये आप लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक बात है। जबकि अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन में चारों ओर उदासी ही नजर आती है और उसका मन अनेक चिंताओं से घिरा रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो दिया हुआ है गद्यांश, इसमें आपको यही बताया गया कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती है और उससे हम लोग चिंता हो जाता है हम लोगों को एक टाइप का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस गद्यांश से, तो बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है। तो बाजार की मिठाइयों को गंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर हमेशा मक्खियाँ बैठी रहती है जिसके कारण अनेक रोग होते हैं। ठीक है, मक्खी बैठती है उस पर तो उसकी वजह से हम लोग को बीमारी होती है, इसीलिए बाजार की मिठाई को गंदा कहा गया है। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची यानी कि इसका जो सेम मीनिंग वाला शब्द होगा वही आपको लिखना है। तो दिन का हो जाएगा आपका वार और दूसरा हो जाएगा दिवस। उपहार का आपका हो जाएगा भेंट और तोहफा। उसके बाद रात का रात्रि और निशा। जमीन का भूमि और धरा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका क्या करना है कि जो मोटे काले शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये सबसे जो समान शब्द है, समानार्थी शब्द है, वहीं आपको लिखना है। जैसे प्रतीक्षा को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंतज़ार बोलते हैं ना, तो वहीं आपको लिख देना है। तो सबसे पहले आपका जो भी ये सेंटेंस दिया हुआ उसको उतारेंगे और ये प्रतीक्षा जो दिया है इसके जगह पे आपको इंतज़ार उतार देना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तनिक का आपका हो जाएगा थोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा भी लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा लिखने पर क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए, तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी, थोड़ी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे थोड़ा अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी लिखा गया है। तो ये आपको अपने सेंटेंस के हिसाब से बैठाना रहता है, थोड़ा और थोड़ी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस टाइप से। उसके बाद है आपका प्रवेश। प्रवेश का हो जाएगा आपका अंदर जाते ही या फिर घुसते ही भी आप लिख सकते हैं। ध्वनि, ध्वनि का आपका हो जाएगा आवाज़। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आपको खुद से करना है। यहाँ पर क्या है कि आपका ये आगे वाला वर्ड दिया हुआ है और इसके बाद आपको कुछ भी सेंटेंस लिख देना है जिसका शुरुआत में ये वर्ड आएगा। जैसे अचानक धू धू करते हुए एक यंत्र चलने लगा। ठीक है,
घू घू करते हुए, यानी कि कोई भी यंत्र होगा वो घू घू करते हुए चलने लगा एक ही बार में, तो वही बताया गया है। तो ऐसे ही आपको भी सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एक और बताते हैं, कल रात भर मैंने जगकर पढ़ाई की। तो कल रात भर मैंने जगकर पढ़ाई की हो जाएगा, कल रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाया, वर्षा हो रही थी। ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका क्या करना है, इसमें आपका विराम चिन्ह लगाना है। तो मुझे क्या करना है, विराम चिन्ह, इस पर क्या होगा, प्रश्न सूचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस को आप एकल उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा, उसके बाद अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम यानी कि जो इस टाइप का होता है, ये वाला लगा देंगे। और उसके बाद दोहरा उद्धरण, उसके बाद प्रश्न सूचक, और उसके बाद दोहरा उद्धरण बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आहा जो लिखा हुआ है, आहा में आपको इसमें आधि बोधक लगाना है। इसमें आधि बोधक बोलने का मतलब ऐसे जो रहता है और यहाँ पर ऐसे छोटा सा बिंदु होता है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं, इसी को आपको लगाना है। उसके बाद कितना मीठा आम है, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, हम लोग कल मिलते हैं।